हमारे साथ कांग्रेस के वो नेता है जो कल तक कांग्रेस के थे लेकिन आज कांग्रेस में नहीं है। 6 साल के लिए इन्हें निष्कासित कर दिया है। वैसे नागौर जिले में सभी जानते हैं, तेजपाल मृदा के पास हम पहुंचे हैं ताकि कुछ मुद्दों पर उनसे बात कर सके कि तेजपाल मृदा को कांग्रेस ने क्यों निष्कासित किया है। क्या ज्योति मृदा के चचेरे भाई है इस कारण निष्कासित कर दिया, या फिर उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी थी, क्या क्या कोई भीतरघात कर रहे थे। तेजपाल जी, मैंने तो सोचा आपको निष्कासित कर दिया है, आप तो बड़े मायूस होंगे, लेकिन आप तो मुस्कुरा रहे हो। महेंद्र जी, मैं खुद पजल्ड हूँ। ये कांग्रेस ने जो स्टेप लिया है वो क्यों लिया है? ऑलरेडी इनकी जो स्थिति है, सारे नेता इनको छोड़ के जा रहे हैं। जो जनाधार वाले नेता है वो इनके पास बचे नहीं है। फिर भी ये एक आदमी के कहने से इन्होंने ये इतना बड़ा स्टेप लिया। आज मैं खुद दूसरी बार चेयरमैन हूँ, मेरे पास अच्छा खासा जनाधार है, और मैं खुद, मेरे पास जैसे पत्रकारों ने, आपने भी पूछा था कि भाई आप कांग्रेस छोड़ रहे हैं क्या, मैंने साफ मना किया था कि भाई मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। और आज जो स्थिति में है कांग्रेस, इस स्थिति में मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आपने तो क्लियर करा था, मैंने रिछपाल जी वाले हाँ के दिन आपको पूछा था। तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा भाई आज कांग्रेस को मेरी जरूरत है, मैं 100% कांग्रेस के साथ रहूंगा। वो रिछपाल जी वाली बात है कि कांग्रेस में एक दो तूतड़े ही बचे थे मिर्दाओं के, तो एक को तो जबरदस्ती निकाल दिया आपको। तो अब ये इन्होंने क्यों किया है, या तो हो सकता है किसी के कहने से, या हो सकता है कि जो गठबंधन हुआ है उनका हार का ठीकरा फोड़ना है इनको कि भाई ये इसलिए हो रहा है। तो इस चीज में एक स्टेप लेना था इनको और खाना पूर्ति करनी थी, वो इन्होंने खाना पूर्ति के हिसाब से किया है कि भाई ये रिलेटिव भी है तो इनको आप निकाल दो। सामने चुनाव लड़ा है तो वो इजी रहेगा कि भाई हाँ सामने चुनाव लड़ा है, हो सकता है ऐसा हो। बाकी ना तो अभी तक मैंने कोई बीजेपी की मीटिंग अटेंड की, ना मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। और कोई भी ऐसा अगर आप इनके पास या किसी के पास भी सबूत हो तो मेरे को बताए। मतलब आपने ज्योति मिर्दा के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया अब तक? नहीं, किसी भी कार्यक्रम में मैंने भाग नहीं लिया। जो फैमिली के प्रोग्राम होते हैं, अब रामा सामा का प्रोग्राम है तो उसमें पूरा परिवार साथ में बैठता है। कोई शादी में अगर मिल जाए तो वो अलग बात है। वो बाकी एक अलग विषय हो गए वो सब। हाँ, पार्टी मीटिंग, पार्टी प्रोग्राम या मंच पे कोई पार्टी का प्रोग्राम, वो मैंने कभी किसी के साथ अटेंड नहीं किया। तो इनको कोई भीतरघात का डर था क्या भाई? इस तरह से अचानक इतनी चीजें बेनीवाल ने कही है जाहिल विधानसभा क्षेत्र में, तो कोई भीतरघात का डर सता रहा था कि बात क्या है? देखिए, भीतरघात का कोई डर नहीं था। इन्होंने जिस दिन ये आए थे इनको लग रहा था कि भाई मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, सब चीज हो जाएगी। पर जैसे ये ग्राउंड पे उतरे, इनके जो पिछले 5 साल के कार्यकाल के कारनामे थे वो लोगों ने इनके मुंह पे बयान करने चालू कर दिए, जिससे इनको लगा कि भाई हाँ मेरी स्थिति कमजोर है और मैं ये चुनाव नहीं निकाल पाऊंगा, तो मैं ये भूंडगा ठीकरा किस पे फोड़ू। इन्होंने एक तरीका निकाला, कभी ये कांग्रेस के जो नेता है उनको मतीरों का हारा बोल रहे हैं, कभी ये कुछ अनगढ़ बयान दे रहे हैं। जो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, इनसे ये साफ जाहिर हो रहा है भाई कैसे ना कैसे इनको जो भूंडगा ठीक रहा है वो फोड़ना है। अच्छा, जब गठबंधन की चर्चा हुई हाँ। तो एक बात सब जगह से ये निकली कि जितने भी विधायक है कांग्रेस के या जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा उन सब से पूछा गया, उन सब की सहमति ली गई। आपने भी बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ा था, आप भी एक उन कांग्रेसियों में थे जिनकी सहमति जरूरी थी एक तरीके से। हाँ, तो क्या आपसे सहमति ली गई थी? नहीं महेंद्र जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो गठबंधन की किसी ने बात की, ना कोई सहमति ली गई, और ना किसी से पूछा गया। मैंने कांग्रेस को इस स्थिति से उठाया था। वहां पे अगर आप देखें तो 7,000 पे आ गई थी कांग्रेस क्यूंसर के अंदर। और क्यूंसर में अगर आप देखें तो दो ही तरीके के वोट हैं, या तो आरएलपी के हैं या आरएलपी के खिलाफ के हैं। और चुनाव पूरा मंड चुका था जिसके अंदर बीजेपी प्रत्याशी और आरएलपी के मैदान में आ गए थे, और मात्र 13 दिन पहले मेरे को टिकट देके इन्होंने भेजा कि भाई आप जाओ लड़ो। क्यूंसर नागौर दोनों का टिकट एन वक्त पे दिया गया, एहन वक्त पे दिया गया। उस स्थिति में जो मैं वोट लेके आया हूँ 28,000, वो पार्टी के वोट नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो मेरे निजी मिलने वाले, जो जिनके मैंने लोग जुड़े हुए हैं मेरे से, उनके वोट है। और गठबंधन जो हुआ इसमें ना तो किसी से पूछा गया, ना किसी को कोई लेटर पे किसी से लिखित में लिया। पूरी चीज होने के बाद में हमें तो सिर्फ ये फोन करके बोला गया कि भाई आप आ जाओ और ये गठबंधन हो गया, अब आपको सपोर्ट करना है। ओके, फोन किसकी तरफ से आया था? फोन आया था जाकिर साहब की तरफ से, और जिला उन जिलाध्यक्ष के नाते? हाँ, जाकिर हुसैन गैसावत का फोन आया था। जिस दिन नामांकन का कार्यक्रम हुआ था हनुमान बेनीवाल का, वो कांग्रेस के कार्यालय में आया, तो उससे पहले हमने कांग्रेस के नेताओं से पूछा था, तो मोटे तौर पर एक बात लगी कि हरेंद्र जी ने सहमति दे दी
कि ठीक है जो भी निर्णय होगा कांग्रेस का। हम्म, चेतन डूडी और जाकिर केसावत ने इसके लिए एफर्ट्स बहुत लगाए थे। हम्म, ये बात तो जो उन्होंने कही उससे यही जाहिर होता है। हाँ, बाकी के नेता भी बड़ी संतुलित बात कर रहे थे, लेकिन उन दो नेताओं को लेकर तो ये बहुत चीज क्लियर हो गई कि इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए थे। तो क्या आपने इसका विरोध नहीं किया? क्योंकि आप तो कह रहे हो मैं तो इसके लिए सहमत ही नहीं था। जो आपने बात पूछी कि भाई चेतन और जाकिर हुसैन कैसावत ने इनके लिए एफर्ट्स लगाए, आप इस मतलब जो पिछला चुनाव हुआ, मैं उसमें से थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा। ये एज ए टूल काम कर रहे थे, कहीं कांग्रेस को हराने में और कहीं कांग्रेस को जिताने में। जाकिर हुसैन कैसावत के वहां पे इन्होंने एक प्रत्याशी खड़ा किया था कि भाई जाटों के वोट फट जाए और ये जीत जाए। हम्म, इसी तरीके से इन्होंने ज्यादा जो नुकसान पहुंचा है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को पहुंचा है। तो हो सकता है कि इन्होंने सपोर्ट किया हो, और ये सारी चीजें लोगों को भी पता है, और आप मीडिया में मेरे से ज्यादा आपको पता है कि भाई ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या इनकी स्ट्रेटजी है, और जो गठबंधन करवाने वाले हैं वो कौन है, ये आपको मेरे से ज्यादा पता है। बट जो स्थिति आज कांग्रेस की हुई है वो काफी दयनीय स्थिति है। इस स्थिति में अगर ये गठबंधन हुआ है तो कांग्रेस खत्म ही होने वाली है जिले से। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को ही नुकसान है। और आज आजादी के बाद आप देखें तो पहली बार कांग्रेस ने किसी से गठबंधन किया है नागौर में। नागौर में। और नागौर एकमात्र ऐसी सीट थी जो हमेशा कांग्रेस की सबसे पावरफुल और सबसे इजी जीतने वाली सीट थी। अभी 4 विधायक भी थे। अभी आप जो 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनमें से 4 कांग्रेस के हैं, 2 बीजेपी के हैं, 1 आरएलपी का और 1 निर्दलीय। तो आप अगर रेशियो देखें तो 4 कांग्रेस के हैं, गठबंधन की जरूरत कहां थी? अच्छा, एक चीज बेनीवाल ने कही, वही जो मतीरों का भारा वाली बात कही, उसके साथ एक बात कही कि मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहा था, है ना, मैं तो हाथ जोड़िया के मैं तो राजस्थान में लड़ाई लड़ूं, क्यों सरूं, अभी चुनाव लड़ियो हूं, पाछो लड़नो पड़ी। तो ये जो बात कही है उन्होंने मारवाड़ी में जो कहा कि मैं तो मना करियो, एक तरीके से यही बात थी उनकी। तो ये क्या वाकई में ऐसा हुआ था क्या कि हनुमान बेनीवाल ने कहा कि नहीं मैं तो नहीं लड़ूंगा और आप कोई और देखो? तो ये घटनाक्रम क्या हुआ? ये बात बड़ी अजीब सी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो चुनाव हुए उसमें मात्र 2000 से ये बचे थे। 1800-1900 वोटों से ये चुनाव निकाला है इन्होंने। और इनको ये साफ दिख गया था कि भाई अब मेरी राजनीति और मेरी पार्टी खत्म हो चुकी है। 25 दिन तक इन्होंने कांग्रेस के वहां एआईसीसी के अंदर नाक रगड़ के और ये गठबंधन करवाया है। जगह जगह इन्होंने धोख दी है, जगह जगह लोगों के पांव पकड़े हैं, और जितने भी बड़े कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके इन्होंने पांव पकड़ के ये समझौता गठबंधन किया है। तो ये बात अब तो नई बात आ रही है, बिल्कुल ही एकदम ये ऐसी बात है कि अचानक इससे क्या है कि वोटरों के भाव बदलते हैं। वोटर भी कंफ्यूज हो गया नागौर का कि यार ये मतलब हो क्या रहा है नागौर में, मतीरों का भारा वगैरह वगैरह, तो जितनी भी चीजें। तो आप क्या इतने मजबूत हो क्या इससे कि आपके लिए ये कहा जाए कि मतीरों का भारा? वो तो आप खुद देख लीजिए भाई, ये 5 दिन तक कर्जे कर रहा है कि भाई इनको निकाल दो ताकि ऐसे हो जाए, इनको निकाल दो। और रही मजबूती की बात, सुखराम ने तो कोई बड़े चुनाव भी नहीं लड़े, वो तो नौजवान लड़का है। नहीं, सुखराम जी देखो संगठन के आदमी थे और संगठन में अच्छा काम किया था उन्होंने। जैसे राहुल गांधी की जो रैली हुई थी उसमें भी गए थे, और संगठन से रिलेटेड जो भी काम होते थे वो हर एक में भाग लेते थे। भवराराम जी सोपका पूर्व एमएलए हैं, इन दोनों ने पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बट मेरा क्यों नाम आया ये मेरे खुद के समझ के बाहर है। मैं खुद पजल्ड हूं कि ये स्टेप इन्होंने लिया है तो क्यों लिया है। तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप चचेरे भाई हो? हाँ, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है कि भाई इनको ये लग रहा होगा कि कजन है और सबसे इजी है कि भाई इनको निकाल दो तो खाना पूर्ति हो जाएगी। तो ये भाई होने नुकसान वाली बात हो गई आपके तो। देखिए, जो परिवार है, जो रिश्तेदारी है वो तो रहेगी। आज आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो अजय सिंह किल्लक बीजेपी में है और बिंदु चौधरी कांग्रेस में है, सगे भाई बहन है। ठीक है सही। ऐसी अपनी एक भी परिवार बताइए जिसमें पूरा परिवार एक साथ हो। तो आपने भाई, आपका स्टैंड क्लियर था कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने सिर्फ इसीलिए कहा था कि कांग्रेस की जो स्थिति थी, इस स्थिति में अगर छोड़ता मैं, क्योंकि कांग्रेस ने मेरे को अभी विधानसभा में मौका दिया था, तो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा था कि भाई कांग्रेस को मेरे को नहीं छोड़ना है। और जो मेरे लोग थे उन्होंने भी यही बोला था कि भाई आज कोई अगर डूबता हुआ जहाज है और उस पर अपन छोड़ के भागे तो अपन सही नहीं लगते, तो अपने को इनको सपोर्ट करना है।
और फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तेजपाल जी, एक चीज बड़ी रोचक भी रही है, देखो, लेकिन इसको कुछ लोग अलग तरीके से देख रहे हैं, कुछ लोग कैसे ही देखते हैं ना। मनीष मिर्दा वाली, राघवेंद्र मिर्दा के भी हम भाषण सुनते हैं, लेकिन वो बड़े सलीके से अपनी बात बड़े शॉर्ट में कहकर पार्टी की बात करते हैं, गठबंधन की बात करते हैं। लेकिन मनीष को आज से 1.5-2 महीने पहले नागौर में तो कम से कम लोगों को नहीं पता था नहीं। कि मनीष मिर्दा क्या करेक्टर है, कौन है, या मिर्दा परिवार में कोई मनीष मिर्दा है भी क्या, ये कम से कम नागौर में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। कोई पुराने आप लोगों के पारिवारिक जानकार हो वो एक अलग बात है, हाँ, उन्हीं को पता। अचानक मनीष मिर्दा का आना और ये जो बयान दिए जा रहे हैं, तो ये किस, इसको कैसे देखते हो, ये क्या घटनाक्रम हो रहा है? देखिए, मनीष के फादर भानु बाबा जो मेरे ताऊ जी लगते हैं, और ज्योति जी के फादर राम प्रकाश जी मिर्दा सगे भाई थे। उनके 95-96 का कोई जमीन का मैटर है जिसके अंदर डिस्प्यूट हो गया था, तो वो कोर्ट में भी चला और आपके भी नॉलेज में होगा, जिसके अगेंस्ट में FIR भी हुई थी। तो वो टीस कहीं ना कहीं मनीष के मन में रह गई, इसलिए वो आके ये इस तरीके की हरकतें कर रहा है, जो मैं अपने स्तर पे समझता हूँ ये कहीं ना कहीं गलत है। आज आप अपने परिवार के लिए अगर गलत बोलते हो तो आप उन पे कीचड़ नहीं उछाल रहे, आप अपने आप पे ही कीचड़ उछाल रहे हो। और उसको जो ग्राउंड की राजनीति है, जो नागौर की असली राजनीति है, जिसके अंदर लोगों को आपको पढ़ना पड़ता है कि भाई ये क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है, वो जब तक आप नहीं भापेंगे, आप अगर हवा में कोई भी बयान देते हैं या कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो आपके उस बयान पे ताली तो बजा देंगे, पर वो कभी वोट कन्वर्ट नहीं होते। आपको हमेशा लोगों की भावना समझनी पड़ेगी, लोगों के दिल में बसना पड़ेगा, तभी आपको वो वोट या आपको राजनीति में लेके आएंगे। ये बात देखो बिल्कुल अजीब है कि एक मिर्दा के सामने हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक मिर्दा को वो गले लगा रहे हैं। सुनिए, देखो, हरेंद्र जी भी देखो उनके साथ है ना, राघवेंद्र जी भी उनके साथ है, लेकिन वो मन से पता चलती है जब हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि मनीष आप भाषण दो, उनकी वैल्यू जो की जा रही है ना, वो बात महत्वपूर्ण है। देखिए, शुरू में जब एक बार हुआ तब लगा के चलो ठीक है, वैल्यू दे रहे हैं, पर अभी के अगर आप वीडियोस और देखेंगे तो वो ऐसे लग रहा है एज ए जोकर उनको टूल काम में ले रहे हैं कि भाई मजाक करनी है या कॉमेडियन लेके आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी मनीष की इमेज को भी डाउन कर रहा है, और लोग भी समझने लग गए कि भाई अपनी जो पर्सनल कोई लड़ाई है उसको ये मंच के माध्यम से इस चुनाव में लाना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। आपके घरेलू जो झगड़े होते हैं वो घर में परिवार के अंदर बैठ के अगर निवेड़े जाएं, खत्म किए जाएं, तो ही वो सही रहता है। अगला राजनीतिक कदम क्या होगा? महेंद्र जी, आज हुई है अपने 9 तारीख, 11 तारीख को ईद है, ईद के अगले दिन 12 तारीख को मैं आपको बुलाऊंगा और उसी दिन मैं सारी डिस्क्लोज करूंगा, और बहुत ही बड़ा एक घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम होगा यहाँ पे। और ये भी मैं क्लियर कर दूं, मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा, तो आपको उस दिन मैं जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलाऊंगा। और तो बहन के मायरा भरने के लिए मायरेदार तो बनोगे, ज्वाइन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फिर आपने कह दिया कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन मायरा भरने जाओगे, आप मारोडी के टिकी जो टिकी जो देखो मायरो तो आप बहुत मनो भरिया करा और जी जान लगावा, आपा की पूरी पूंजी लगा दिया करा मायरो भरण खातर, और ए बहन ही बोंड को ठीक रो मार मार फोड़ दियो, तो अब मैं कसर क्यों रहा हूँ। जगह 28,000 वोट है, एक बहुत ही क्लियर मैसेज दे दियो कांग्रेस वाला कि भाई जो 28,000 वोट आपको मिले हैं, पहले वो खुद असमंजस में थे सारे वोटर्स, क्योंकि मैं चुप था, मैंने कभी किसी को कोई बयान नहीं दिया, ना मैंने किसी को वोट देने के लिए बोला। उनको ये क्लियर हो गया कि भाई अब हमें बोतल को वोट नहीं देना, ये सबके दिमाग में आ गया, और ये सीधा सीधा एक इशारा कर दिया कांग्रेस पार्टी ने कि इसको तो चिपो, जो ये बोतल है इसको हराओ, इन वोटों की जरूरत नहीं होगी, इन वोटों की जरूरत नहीं है पार्टी, तो इन वोटों का आप उपयोग में लोगे मायरों के। हाँ, ये चुनाव में तो यही मायरा होता है, यही होगा, और तो क्या होगा। तो ये सियासत है नागौर की। तेजपाल मिर्दा से बात करनी बड़ी जरूरी थी, क्योंकि अगला राजनीतिक स्टैंड क्या होगा ये जानना जरूरी था। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया उसी से ये सारे घटनाक्रम उत्पन्न हुए हैं, अन्यथा ये पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बेनीवाल ने जो बयान दिया उसके बाद प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने वो स्टैंड लिया, तब ये पता चला कि तेजपाल मिर्दा को निष्कासित किया है, और यहाँ आकर हमें ये चर्चा तेजपाल मिर्दा से करनी पड़ी। इन्होंने अपनी बात कही है तमाम मुद्दों पर और कहा कि वो जल्द ही
बड़ा राजनीतिक स्टैंड लेने वाले हैं, तो उस पर भी नजर रहेगी कि अगला राजनीतिक स्टैंड तेजपाल मिर्जा का क्या रहेगा। दो ही तेजपाल मिर्जा की पहचान जो है, एक पहचान ये रही है कि वो कुचेरा नगर पालिका के दूसरी बार चेयरमैन है, लेकिन उनके साथ एक पहचान ये भी है कि वो ज्योति मिर्जा के कजिन है, चचेरे भाई है। तो शायद चचेरे भाई वाली जो पहचान है वो कांग्रेस से निष्कासित करने की वजह बनी। लेकिन एक बात ये भी है कि हनुमान बेनीवाल का ये कहना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए, तो एक तरीके से महत्व कितना है कुछ लोगों का, जो अभी चाहे किसी तरफ हो, वो बेनीवाल खुद ने ही अपने बयान से ही जाहिर कर दिया। कम से कम अभी की राजनीतिक परिस्थितियों से तो ऐसा ही लगता है। अब तेजपाल मिर्जा का अगला कदम क्या होगा, इस पर हमारी भी नजर रहेगी।